ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधा चलते हैं राजनांदगांव। किशोर सिल्लेदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से उम्मीदवार संतोष पांडे उनके साथ मौजूद हैं। किशोर, ओवर टू यू। किशोर, देखिए जो नाम का ऐलान किया गया, बड़ी सोच समझ के ये रणनीति तय की गई और कहा गया बीजेपी की ओर से हमारे जो योद्धा हैं मैदान में उतार रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि 400 पार का जो नारा दिया गया उसके लिए दिग्गजों के नाम पहली लिस्ट में जारी किए गए। निश्चित रूप से राजनांदगांव से जो सांसद रहे हैं संतोष पांडे, उनका इस क्षेत्र में काफी प्रभाव रहा है। सबसे पहले जब उन्हें टिकट मिली थी पिछले चुनाव में, तब उन्होंने बाहरी बहुमत से यहाँ पर अपने कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ से पराजित किया था और अब फिर से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है और फिर से उन्हें टिकट दी है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ संतोष पांडे। हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं कि पांडे जी, किस तरह से आप समझ रहे थे कि आपको टिकट मिलेगी और किस तरह का भरोसा था आपको? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता काम करता है और उनका सब प्रकार से संगठन का तंत्र और समय समय पर अनेक प्रकार के रिपोर्ट भी वो लेते हैं, रिपोर्ट भी देते हैं और उसके आधार पर चयन होता है। किंतु जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद था, तो ये स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता था कि माननीय मोदी जी के टीम में एक बार फिर से जगह मिलेगी। प्रत्याशी बनने का मौका मिला, इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का, प्रदेश के संगठन, राष्ट्रीय संगठन का आभार व्यक्त। आपको कितने, ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी की जब पहली लिस्ट जारी हुई, कई जगह ऐसा लग रहा है जश्न का माहौल हो गया, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कयास ये थे कि 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम आएंगे, लेकिन पहली लिस्ट में 11 के 11 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया गया और दिग्गजों के नाम सामने आए हैं एक रणनीति के तहत। देखिए, लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, इसलिए चेहरे बड़े नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी कहे तो मुझे जो प्रत्याशियों की लिस्ट में देख पा रहा हूं, 2-3 बमुश्किल नाम अगर छोड़ दे जो संगठन से जुड़े या नए हैं। मसलन अगर हम कह दे को कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक थे चिंतामणि महाराज, 2023 विधानसभा चुनाव के वक्त में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। उस समय हालांकि टिकट नहीं मिला भाजपा से, देर भी हो चुकी थी, लेकिन अब लोकसभा का टिकट उन्हें सरगुजा से मिल गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जितने चेहरे हैं लगभग अगर हम देख लें तो लगभग कोई पूर्व विधायक है, कोई पहले सांसद रह चुका है, कोई वर्तमान में सांसद है। लेकिन ये जरूर है कि 9 सिटिंग सांसदों में से 7 के टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिए हैं। हालांकि इसमें से कुछ पहले ही विधायक बन गए थे, डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, बाकी विधायक हैं कुछ, तो ये अलग बात है। लेकिन देखिए, पूर्व विधायक रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से इन्हें टिकट मिला है और ये पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो कहा जाता है कि कोई लूप लाइन में कभी नहीं जाता, किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी मौका मिल सकता है और वैसा ही दिखा, फिर उन्हें अब लोकसभा का टिकट मिला है। इसी तरह तोखम साहू के बदले इस बार विधानसभा का टिकट किसी और प्रत्याशी को मिला। पहले वो विधायक थे, हार गए थे 2018 में, उससे पहले विधायक थे, अभी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, कुछ ही दिनों पहले पदभार लिया था। तोखम साहू को सीधे बिलासपुर से टिकट मिल गया। लेकिन बड़े चेहरों में सरोज पांडे और बृजमोहन अग्रवाल। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल को विधानसभा का टिकट मिला, 8वीं बार जीत उन्होंने दर्ज किया। कई विभागों के मंत्री हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धर्म और पर्यटन ऐसे विभाग है। अब बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, मतलब रायपुर से एक पूरे प्रदेश में मैसेज दिया जाना है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे के तौर पे देखे जाते हैं। तो एक तरह से एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश में जाए बृजमोहन अग्रवाल के चेहरे को लेकर, एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है। लेकिन मुझे लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे जिस तरह से अभी वो कई विभागों के मंत्री हैं, बृजमोहन अग्रवाल जिस तरह से अजय योद्धा रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी जीत जाते हैं तो सांसद रहेंगे, आगे क्या होगा नहीं होगा ये तमाम चीजें हैं और शायद वो भी सोच रहे होंगे या उनके समर्थक भी सोच रहे होंगे। लेकिन सरोज पांडे राज्यसभा की सांसद थी, जब अभी हाल ही में टेन्योर उन्होंने पूरा किया है और अब फिर से उन्हें कोरबा से टिकट दिया गया है, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से कोरबा से महिला प्रत्याशी ज्योत्सना महंत फिर से रिपीट की जा सकती हैं, तो महिला के सामने महिला। बृजमोहन अग्रवाल का इसलिए भी जो है वो बड़े चेहरे को रायपुर में दिया गया है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है या कोई दूसरा बड़ा चेहरा कांग्रेस का, वो रायपुर से फाइट करता हुआ दिखाई दे। तो कमोबेश संतुलन बैठाने की कोशिश है। लेकिन जातीय संतुलन की अगर हम बात करें
तो रायपुर में रमेश बैस जो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो कई बार के सांसद रहे हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा सुनील सोनी पहले जो सांसद, मतलब वर्तमान में जो सांसद हैं, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल सामान्य वर्ग से आते हैं, फिर भी उन्हें यहां से ठीक है, मैं लौटती हूं आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश से बीजेपी प्रवक्ता राजेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राजेंद्र जी। और चूंकि इससे पहले हम कांग्रेस से सवाल ले चुके हैं कि लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहेंगे, मैं सवाल लूंगी आपसे, लेकिन इससे पहले एक अपडेट ले लेते हैं आकाश से। आकाश, देखिए, सोची समझी रणनीति तय की गई और रणनीति के तहत ही नाम सामने आए। हालांकि कांग्रेस का यह कहना कि जल्दबाजी में लिस्ट जारी की गई है, और जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कुछ इस तरह की टिप्पणी सुनने को मिली थी। हालांकि इसका फिर करारा जवाब भी परिणाम में मिला था। अब नामों को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी, वो तो पहली सूची में साफ हो गई है। आकाश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी कोमल, देखिए, बीजेपी ने बहुत सोच समझकर मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की घोषणा की है। और खास बात यह है कि कई सांसदों के, जो मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट कटा है। इसमें भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा भी शामिल है, क्योंकि अपने विवादित बयानों के चलते चर्चाओं में बनी रहती है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, इन्हें टिकट दिया गया, लेकिन एक नाम छूटा है, वो नरोत्तम मिश्रा का है। और अभी कई सीटों पर, करीब 5 सीटें ऐसी हैं, उज्जैन, इंदौर और छिंदवाड़ा की, इन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। तो इन सीटों पर नजर रखनी होगी कि आखिर बीजेपी किससे अपना प्रत्याशी बनाती है। 4 महिला प्रत्याशियों को भी मौका दिया, इसमें संध्या राय, हिमाद्री सिंह और इसके साथ ही कई और अन्य नाम शामिल हैं। और जो सांसद मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उन सांसदों की जगहों पर नए चेहरों को भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मौका साथ दिया। राजेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, बीजेपी प्रवक्ता। राजेंद्र जी, मेरा सवाल ये, कांग्रेस कह रही है जल्दबाजी में लिस्ट जारी की है और गुना का नाम लिया है। बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम घोषित कर दिया है, और जबकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनका नाम नहीं लिया गया। कांग्रेस साफ कह रही है, क्या जल्दबाजी की गई है वाकई? राजेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिएगा, शायद आपने म्यूट कर रखा है। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है? जी जी जी। तो कोमल जी, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव के समय भी मध्य प्रदेश पार्टी ने पूर्व में ही प्रत्याशी घोषित किए थे। तभी कांग्रेस ने कहा था कि जल्दबाजी में प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, और परिणाम सबके सामने 166 सीट जीत के आई। भारतीय जनता पार्टी पूरे समय संगठनात्मक रूप से चुनावी मोड पर रहती है। जहां तक प्रत्याशी चयन का बात है, ज्यादातर सांसद पूर्व में जो थे उनको दिया गया, कुछ जगह चयन किए गए जो पार्टी की एक रणनीति के तहत होता है। जहां तक कांग्रेस का कहना है गुना थे, तो गुना से पूर्व में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक सांसद रहे हैं। पिछले इलेक्शन में केपी यादव जीते थे, और ये पार्टी की एक अपनी रणनीति रहती है कि कहाँ से किसको चुनाव देना है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम, और हर काम के लिए कार्यकर्ता नियत है। तो उसकी जगह केपी यादव जी का जहां उपयोग करना होगा, पार्टी निश्चित तौर पर करेगी। अभी शिवराज सिंह जी चौहान के विदिशा से लोकसभा सांसद के रूप में पूर्व में रहे हैं, तो उन्हें पुनः यहाँ से दिया गया। तो कांग्रेस अपनी खुद की चिंता पाले, क्योंकि इनके लिए अभी टिकटों का वितरण इसलिए पेज फटेगा। आप तो वरिष्ठ पत्रकार, आप जानते हैं कि अभी तो इनके गठबंधन में यही तय नहीं है कि कौन कहां से कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगा। इनकी रोज दावे और आपत्तियां आती है कि गठबंधन के लोग कहते हैं कि नहीं, हमें स्वीकार नहीं है, हमें इनका नेतृत्व स्वीकार नहीं है। आप देखिए, इंडिया गठबंधन में प्रतिदिन कोई ना कोई नई कहानी आती है कि सीटों को बंटवारे को लेकर, जबकि एनडीए में आज तक एक भी किसी भी दल के या सहयोगी दल की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कभी कोई इस तरह की सीटों को या टिकट बंटवारे को लेकर बात नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकटें डिक्लेयर कर दी, और हमारे कार्यकर्ता पहले से भी प्रत्याशी कोई भी आता, भारतीय जनता पार्टी में सिंबल जो है कमल का फूल, उसके लिए कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। नेता जो भी आते हैं वो हमारे लिए सुधार होते हैं। नर्मदापुरम से आप देखिए, हमारे यहाँ से दर्शन चौधरी जी को दिया, किसान नेता है, उनको टिकट दिया गया। इसके पहले राज्यसभा में महिला मोर्चे के अध्यक्ष को भेजा गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जो नीति है उसके तहत, अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। अब कांग्रेस अगर तय नहीं कर पा रही है इनके प्रत्याशी, तो इसके लिए यह कहना कि जल्दबाजी है, चुनाव को अभी मुश्किल से 50 दिन बचे हैं, और ये कह रहे हैं जल्दबाजी कर दी,
तो इनके में तो आखिरी दिन तक हमने देखा कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता चलेगी। चलिए मैं लौटती हूँ, एक जवाब ले लेते हैं इस पर। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश जी जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आपने कहा था अब से कुछ वक्त पहले कि जल्दबाजी में सूची जारी की गई है, लेकिन यहाँ तो राजेंद्र जी कह रहे हैं कि पूरी रणनीति के तहत, क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने यही कहा था, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए, आपने मेरी बात पूरी आने नहीं दी थी। मैं ग्वालियर चंबल से ही आता हूँ। जैसे भिड़ देती मैं संध्या राय को टिकट दे दिया, वो सांसद है, लेकिन एक काम भी, एक विकास कार्य भी उनके नाम नहीं जुड़ा 5 साल में। अब आप बताइए, क्या वो कार्यकर्ता उनके साथ है? देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे बहुत दूर जा चुका, कोसों दूर जा चुका। बात करते हैं मुरैना की। मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर को टिकट दे दिया है, जबकि बड़े बड़े नेता, मतलब पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी लाइन में थे, उनको दरकिनार करके किसी नए व्यक्ति को टिकट दे दिया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता का साथ देंगे क्या? अब गुना शिवपुरी की बात कर रहे थे, यहां मैंने देखा है कि गुना शिवपुरी में सिंधिया जी के विरुद्ध केपी यादव चुनाव जीते थे। क्या केपी यादव और उनके समर्थक और उनका एक समाज का बड़ा वर्ग क्या साथ देगा? नहीं देगा। ग्वालियर की अगर बात करें तो नारायण कृष्ण सेजबलकर, एनके सेजबलकर, जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य हुआ करते थे, राजमाता विजयावती सिंधिया के साथी रहे हैं। उनके बेटे विवेक सेजबलकर जो भी सांसद थे, इनके समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, इतना बड़ा मतदाता है, क्या वो वर्ग मतदाता प्रसन्न होगा? क्या खुश होगा? मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने बिना रायशुमारी के सूची जारी की है। कांग्रेस की सूची आने दीजिए, फिर आप खुद ही तय कर लेंगी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना अंतर दिखाई दे रहा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। राजेंद्र जी, एक बार फिर से मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए फर्क दिखा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सांसद जरूर हैं, लेकिन सिंधिया वहां पर कुछ खास देख नहीं रहे हैं। अब ऐसे में चुनावों में परिणाम देखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से कांग्रेस की ओर से कहना उनका। लेकिन आप कह रहे हैं रणनीति के तहत ये सूची हमने जारी की है और सभी एक योद्धा है। सही है, ठीक है। विधानसभा चुनावों में जो सूची जारी की थी उससे शायद यही इंस्पायर हुए हों, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। देखिए, कांग्रेस की संतुष्टि के लिए पार्टी काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी। एक तो दूसरी चीज, मेरे विद्वान जो साथी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, ये बात कर रहे हैं, इन्हें ये समझना होगा कि बड़े नाम छोड़ के छोटे नाम को, मैं इन्हें याद दिलाता हूँ, मैं नर्मदापुरम से आता हूँ। यहाँ जब अर्जुन सिंह चुनाव लड़ने आ रहे थे तो पूरी कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन अर्जुन सिंह को यहाँ सरताज सिंह जी ने चुनाव हराया था। आप भी जानते हैं, जिनकी वोटों की संख्या सामाजिक रूप से सिख वोटर यहाँ एक पार्षद के बराबर भी नहीं थे, फिर भी अर्जुन सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, नेता चुनाव नहीं लड़ता। मैंने यही कहा है कि जो भी आएगा, चाहे वो छोटा नेता हो, छोटा कार्यकर्ता हो, उसको अगर अवसर मिलेगा तो पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस में व्यक्तिवाद चलता है। यहाँ दिग्विजय सिंह कितने बड़े नेता थे, भोपाल में 3 लाख से हार गए। तो ये बात, वो तो 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे थे ना, भोपाल राजधानी में उनका इतना हो रहा था, पर क्यों नहीं चुनाव जीत पाए? सुरेश पचौरी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, पूरी राजनीति, छात्र राजनीति, उसके तमाम समय तक वो भोपाल में राजनीति करते रहे, भोपाल में लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। तो एक चीज है कि कांग्रेस में बड़े चेहरे देखे जाते हैं। आज यही राहुल गांधी की अमेठी लोकसभा में इन्होंने कहा था कि बहुत छोटी नेता है स्मृति ईरानी, राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता है, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। कांग्रेस की परंपरा रही है, कांग्रेस में बड़े नाम ढूंढने जा रहे हैं। और अभी ये कह रहे थे मेरे साथी, मैं इनको चुनौती देता हूँ, ये कह रहे थे कि अभी कांग्रेस की लिस्ट आने दीजिए। आप स्वयं जानती हैं कि इस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। दिग्विजय सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा 2 साल बकाया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप पूछिए तो कौन सा बड़ा नेता कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहता है? तमाम बड़े कांग्रेस के नेता इनकार कर रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है जनता के बीच स्वीकारता नहीं है, कांग्रेस की नीति नहीं है और हार तय। ऐसी स्थिति में जहां कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, नेता चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, वैसी स्थिति में ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस की लिस्ट आएगी, हम देखेंगे कितने बड़े नेता इनके चुनाव लड़ने के लिए आगे आते हैं।
चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार हम छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी तृप्ति लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई। तृप्ति, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ऐसा कहा जा रहा कांग्रेस की ओर से कि जल्दबाजी में सूची जारी की है, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ में जाने की कोशिश करें, चूंकि देखिए कांग्रेस एक बड़ी तैयारी के साथ तो आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा गया कि विधानसभा चुनावों में जिस तरह से परिणाम रहे हैं वही परिणाम हम लोकसभा चुनाव में भी लाएंगे, और एक बड़ी तैयारी के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि हर बार बीजेपी जो भी निर्णय लेती है वो चौंकाने वाले निर्णय होते हैं, और इस लिस्ट को लेकर भी ऐसा कहा जा सकता है। कोमल, जो आपने बात कही कि इस बार 2023 का चुनाव हो या 2024 का, आप ये जरूर आकलन कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोगों की ओर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। वो हर एक समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। उसमें चाहे चेहरे फिट हों, पुराने फिट हों या ना हों, वो लगातार वो एक तरीके का समीकरण देखा जा रहा है। तो इसलिए माना जाए कि विधानसभा चुनाव में जैसे सबसे पहले लिस्ट जारी की थी बीजेपी ने, वैसे ही इस बार भी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की बैठक 4 तारीख को होनी है और 4 तारीख के बाद ही लिस्ट सामने आएगी, और उनकी भी एक साथ 11 की 11 आएगी या नहीं, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए 11 सीटों की छत्तीसगढ़ की, कि 2004 के बाद से अब तक लोकसभा चुनाव का इतिहास बताता है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्लस में रही है। प्लस में इसलिए रही है कि जब 10 सीटें हुआ करती थी तो बीजेपी हमेशा 9 सीट या एक बार तो 10 की 10 सीटें जीती थी। फिर परिसमन के बाद ये सीटें 11 हुई, तो 11 सीटों में से हमेशा भारतीय जनता पार्टी कभी 9 पर या कभी 10 पर रही है। मैं आपके पास लौटूंगी, आप माफ कीजिएगा बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ नीता लोधी जी जुड़ी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। नीता जी, देखिए कांग्रेस को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि चुनावों का अगर इतिहास देखा जाए तो विधानसभा चुनावों में बात कर लें या पिछले लोकसभा चुनावों की बात कर लें, बीजेपी हमेशा बढ़त बनाए रही है, और इस बार जो लिस्ट जारी की है एक ही बार में 11 की 11 सीटों पर नाम सामने आ गए। क्या कहिएगा? कोमल जी, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त डरी हुई है, भय है उनकी में, और ये भय के कारण लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और एक नए प्रयोग कर रही है ताकि हम वोट किस तरीके से पा सके। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जनता की नजरों में खरे तो नहीं उतरे, पर अब नए प्रयोग करके खरे उतरने का प्रयास कर रही है। आपने देखा कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो ये इनके जो सांसद थे, इन्होंने कभी भी संसद में मुंह खोल के नहीं कहा, जनता की परेशानियों के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए कभी नहीं बोला। इनको तो पहले 2 सांसदों को घर में बैठा दिया था, अब 7 सांसदों की टिकट काट के पार्टी ने इन्हें घर बैठा दिया। आप देखेंगे सत्ता और संगठन के बीच जो सरफटौल है, लड़ाई है, अंतर कला है। आप ये देखिए, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल जी जो 8 बार के विधायक है, इनमें इनका सत्ता में दखल और इनका अनुभव सरकार पे भारी पड़ रहा था, और अंतर कला स्पष्ट रूप से उजागर न हो पाए, ध्यान भटकाने के लिए इन्हें लोकसभा टिका दिया गया। सरोज पांडे जी दुर्ग से सांसद रही है, राज्यसभा सांसद रही है, इनको 300 किलोमीटर दूर कोरबा भेज दिया गया, महज महिला के खिलाफ महिला लड़ना है करके। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का एडजस्टमेंट और अंतरकलह लड़ाई का पटाक्षेप करने का ये प्रयास कर रही है, पर इसमें सफल नहीं हो पाएगी। सफल इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि ये जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं पे ये पूरे नहीं उतर पा रहे हैं। आप देखिए, हमारे चिंतामणि महाराज जो कांग्रेस से सिटिंग विधायक थे, जो अभी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए, उनको लोकसभा का सरगुजा में, तो इनके पास भरोसा और कार्यकर्ताओं का। ठीक है अमनीता जी, आप बने रहिए, बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, माफ कीजिएगा। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं एमपी से। अजय, अभी कैसी तस्वीरें, क्योंकि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया, कई जगहों पर तो जश्न का भी माहौल है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर लोकसभा चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है, और कई जो सांसद हैं उनके नाम भी काट दिए गए। भोपाल की बात करें तो साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया गया, आलोक शर्मा को टिकट दे दिया गया, जो शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं, मित्रों में से हैं, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, भोपाल में से महापौर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हालांकि करारी हार हुई है, हार के बाद भी उन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। गुना से बात करें तो केपी यादव का टिकट काट दिया गया, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे दिया गया। तो ऐसे, और उसके साथ साथ जो विधानसभा चुनाव में जिन सांसदों को
हार मिली थी, उम्मीद नहीं थी कि उन पर भारतीय जनता पार्टी फिर से टिकट देगी। तो चाहे मंडला की बात करें, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते पर फिर से विश्वास जताया और सतना से गणेश सिंह पर विश्वास जताया। 10 से 11 जो नए चेहरे हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया। चाहे सीधी की बात कर ले, सीधी से जो है राजेंद्र मिश्रा, उनको नए चेहरे को वहां पर टिकट दिया। तो अलग अलग जगहों पर 10 से 11 जो है नए चेहरों पर भी विश्वास जताया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मध्य प्रदेश में सेफ पिच है और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है। तो नए प्रयोग के तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है फिर से। ठीक है अजय, चलिए आप बने रहिए। तृप्ति, सत्यप्रकाश, आप भी हमारे साथ बने रहिए और हमारे खास मेहमान वो भी हमारे साथ बने रहेंगे। आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आगे हम कई और सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। रुक रहे ब्रेक के लिए।